Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 27th of March. So on the first page, there are certain news which we are going to discuss. So the first news on the extreme left-hand side, what the title of the news says, net direct tax growth for 2022 and 2023 to slow to 15%. So यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस की बात की गई. डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं मेजरली जो कंपोनेंट आते हैं. अगर डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, ऐसा वो टैक्स जिसका बर्डन आप किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस. दैट मींस इसमें इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया और एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसमें आता है. अब इसकी बात कीजिए, अगर हम डायरेक्ट टैक्स समझ लें तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन आप किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो अभी हमारे देश में चल रहा है दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. आपने देखा होगा कुछ कमोडिटी आप परचेज करते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर आप होटल में जाते, फॉर एग्जाम्पल कुछ शॉपिंग करते हैं, तो जब तब उस आपका जो ओवरऑल बिल होता है उसके बाद एक जीएसटी का अमाउंट लगता है. हो सकता है 5% हो, 18% हो, डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी. सो इसी वजह से वो जो है उसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर नहीं गया, वो सेलर के ऊपर नहीं गया, वो इवनली क्या कर दिया गया, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया. सो डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता. विज इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्सेशन होते हैं इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है. और यहाँ पे अभी क्या न्यूज आई है कि कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेज ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सोर्सेज ने यहां पर यह बताया कि इस बार ओवरऑल जो डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होना है, जो हमने अनुमान लगाया था लगभग 17.5-17.6% यहां पर उससे बढ़ेगा, बट इतना यहां पर ये इंक्रीज नहीं होगा और लगभग 15% तक यहाँ पर इंक्रीज होना है. सो इसी वजह से यहाँ पर इसका रीजन भी यहाँ पर साइड किया गया. अगर ये न्यूज़ हम पूरी अच्छे से पढ़ें तो बेसिकली बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से कोविड यहाँ पर था, उसके बाद थिंग्स हैव स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल, उस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर चली, तो उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अभी जो ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ जो है उसकी वहाँ पर उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया गया और 15% की ही ग्रोथ यहाँ पे बताई गई है, जो लगभग पहले 17% यहाँ पे मानी जा रही थी. चलिए नेक्स्ट न्यूज. This was there in limelight. So in yesterday or day before yesterday, in newspapers, in TV news channels, you must have seen news relating to this. So that's why we are going to discuss this. Though this is political news, but even in today's newspaper, even the editorials, opinions are written about this particular news only. So what the title says: Congress holds Satyagrah. MPs, MLAs to wear black today. सो यहाँ पे जब से हमने देखा कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया. सबसे पहले क्या हुआ, जैसे जो सूरत का जो सेशन कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसके द्वारा 2 साल की उनको जैसी सजा हुई. उसके बाद सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ आरपीए, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत यहाँ पे लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से एक पत्र आया और उसमें ऐसा बताया गया कि राहुल गांधी इज नो लॉन्गर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसको रद्द किया जाता है. जैसे ये हुआ उसके बाद हमने देखा काफ़ी सारे लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद हमने देखा काफ़ी सारी जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया राहुल गांधी जी को कि ये जो हुआ ये गलत हुआ. और राहुल गांधी जी वोकली पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि अडानी मुद्दे पे काफ़ी कहीं ना कहीं वोकल भी थे. तो इस वजह से अपोजिशन का ऐसा मानना है कि जो सरकार है वो अडानी मुद्दे पे कहीं ना कहीं डर गई, इसी वजह से इस तरीके के स्टेप सरकार के द्वारा लिए जा रहे. बट वही अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन का मानना है कि ये तो पूरा आपके ऊपर एक केस चल रहा था, उसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई, तो इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं है. अब यहाँ पे इस न्यूज़ में आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स जो है वो राजघाट पे यहाँ पर मौजूद हुए और केवल ये प्रोटेस्ट ना केवल हमने दिल्ली में देखा, बट इवन आप दूसरे स्टेट्स की बात करें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इवन तमिलनाडु, केरला, सभी जगह यहाँ पे इस तरीके के प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले इन शोइंग सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट टू श्री राहुल गांधी जी, जिनको रिसेंटली यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि जब से ये इशू पूरा बड़ा है और जब से ये चलने लगा है, तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ चुका है कि क्या, क्योंकि अगर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन इस तरीके से हो जाता है तो वो लगभग 6 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते या लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते. दैट मीन्स 2023 में अगर ये हुआ है तो 2029 तक लगभग जो लोकसभा इलेक्शन, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन तो अगले साल ही, बट उसके बाद वाला लोकसभा इलेक्शन है वो भी शायद राहुल गांधी जी ना लड़ पाए. हालांकि इसके लिए जो कांग्रेस के जितने भी स्पोक्स पर्सन है, इवन जो लॉयर्स है, एडवोकेट्स है, उनका भी ऐसा मानना है कि हम जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको करेंगे और अल्टीमेटली ये जो डिस्क्वालिफिकेशन उसको कहीं ना कहीं सही करेंगे. अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ये पूरा हुआ, कल के दिन हमने एक ट्विटर पे भी एक अपडेट देखी कि बेसिकली श्री राहुल गांधी जी ने क्या किया, अपने ट्विटर का जो अकाउंट है उसका जो बायो है उसमें डिस्क्वालीफाइड एमपी लिख दिया.
जो काफ़ी सारे चेंजेस पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वायनाड केरला उनके यहाँ पे लिखा रहता था, अब उन्होंने क्या कर दिया, डिसक्वालीफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट मीन्स मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया। हो सकता है ये सिंपैथी गेन करने के लिए जो भी हो, बट बिल्कुल ये डेफिनेटली कल किया है और इसके बारे में नीचे हम न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़, इसरो पुट्स, that is Indian Space Research Organization puts 36 satellites into orbit। सो यहाँ पे इसरो और जो हमारा कह सकते हैं कि NISL और एक वन वेब जो कंपनी है दैट इज यूके की, उनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ था और ओवरऑल 72 सैटेलाइट्स का जो 2 हाल्स में अलग अलग जाने थे। तो फर्स्ट जो 36 सैटेलाइट्स थे वो पिछले साल ही चले गए थे 2022 में नवंबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेकेंड जो लॉन्च है वो भी यहाँ पर 36 सैटेलाइट्स का इन दोनों के टेक्निकल कोलैबोरेशन के बाद कर दिया गया। इसको और अच्छे से हम नीचे पढ़ेंगे, ये तो छोटा सा न्यूज़ है बट इसके बारे में फर्दर इलैबोरेशन 12th पेज पे दे रखा है, तो उसको भी हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। A lot of political news. Okay, so now we have come down to the editorial part. Today we'll be discussing 2 editorials and 2 opinions, as I had already told you. So आज के अगर editorials की बात करूँ तो first editorial is talking about making sense of the disqualification of a लोक सभा MP. So as I told you कि आज के न्यूज़पेपर में हम बहुत सारे editorials, बहुत सारे opinions श्री राहुल गांधी जी का जो disqualification हुआ उसके बारे में पढ़ने वाले, उसके लीगैलिटी क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट एडिटोरियल में यहाँ पे ऑथर ने यही बात की, और ऑथर वॉज हिमसेल्फ वॉज ए फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, तो उनको सारी प्रक्रिया पता है, तो उन्होंने अपने ओपिनियन यहाँ पे दिया है रिगार्डिंग दिस डिस्क्वालिफिकेशन। अब बेसिकली सबसे पहले ऑथर ने फर्स्ट हाफ में स्टार्ट किस तरीके से किया है कि बेसिकली किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, किस तरीके से जो कह सकते हैं सूरत की सेशन कोर्ट ने ये 2 साल की सजा सुनाई, और सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ RPA बोलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल या उससे ज़्यादा की अगर सजा हो जाती है तो उसको जो लोकसभा या राज्यसभा जो भी है वहाँ से उसको क्या कर सकता है, किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। बट यहाँ पे ऑथर का मानना है कि डिस्क्वालिफिकेशन बहुत जल्दी हुआ। दैट मीन्स एक दिन पहले हमने देखा था कि ये सूरत की सेशन कोर्ट ने यहाँ पर डिस्टेंस सुनाया, नेक्स्ट डे यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की है। सेक्शन 8 की बात की है, सेक्शन क्लॉज 3 की बात की, क्लॉज 4 की बात की। देखिए क्लॉज 4 का ऑथर ने कुछ थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे बताया। क्लॉज 4 क्या बोलता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर हटा दिया गया है या कह सकते हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके पास 3 महीने का समय होता है कि वो क्या कर सके, जो भी कानूनी प्रक्रिया वो कर सकते हैं। बट 2013 में क्या हुआ था, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था, बोले ये कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है कि इस तरीके से कर सके। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एक कॉन्ट्रोवर्सी जो आई, जो हम बार बार सुनते हैं कि राहुल गांधी जी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, वो अल्टीमेटली ऑर्डिनेंस वही था कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर डिस्क्वालीफाई हो गया और उसके ऊपर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो फिर 3 महीने तक का उसको समय मिलता है। बट जो ऑर्डिनेंस उनके द्वारा फाड़ा गया था, आज 10 साल बाद लगभग आप देख लीजिए, अगर वो ऑर्डिनेंस होता और उसका अगर कानून बना होता या ऑर्डिनेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या दूसरे लॉज में होता तो अल्टीमेटली उनका बचाव हो सकता था। बट क्योंकि वो ऑर्डिनेंस उन्हीं के द्वारा फाड़ दिया गया था और आज अल्टीमेटली ये सीन है कि 10 साल बाद आज हम देख रहे हैं कि वो जैसे ही ये लोकसभा सेक्रेटरीट से सचिवालय से ये मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है और ही इज नो लॉन्गर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तब यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला कि सबसे बड़ी बात कि देखिए इसमें एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का भी आता है। देखिए लोकसभा सेक्रेटरीट, लोकसभा सचिवालय ने आदेश जरूर दे दिया कि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए तो आप बिल्कुल उनको कह सकते हैं डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि ये जो प्रोसेस हुआ ये बहुत जल्दी हुआ, इतना जल्दी प्रोसेस हम जनरली देखते नहीं है। और जिस तरीके से उनको, और इसमें एक और चीज़ को हाईलाइट किया कि इवन उसमें भी क्या लिखा है दैट अ क्लोजर रीडिंग, यहाँ पे लिखा है अ क्लोजर रीडिंग विल रिवील दैट द वर्ड्स शैल बी डिस्क्वालीफाइड। मतलब ये नहीं लिखा है कि हाथों हाथ डिस्क्वालीफाइड, बट क्या लिखा है शैल बी, मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है, दैट वर यूज्ड इन दिस क्लॉज they would have certainly meant instant disqualification without the intervention of any other authority. That means वो उसमें जो लिखा था that was वो एक फ्यूचर की बात कर रहा था कि डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। बट आपने तो नेक्स्ट डे ही हमने देखा कि उनको क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पैसिव वॉइस की बात की। सेकंड, बार बार यहाँ पे ऑथर ने आर्टिकल 101, 102, 103 की बात की, जो बेसिकली बात करता है और जो एम्पावर करता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर है कि वो किस तरीके से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर ऐसे निकाल दिया गया तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और जो भी कानूनी प्रक्रिया उसको करके उनको रिवोक किया जा सकता है। बट यहाँ पे
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे ऑर्डर ने बोला कि जो पहले भी इस तरीके के कुछ केसेस को साइड किया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट इन कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने अपहेल्ड किया था इस पोजीशन को, और उस समय जजमेंट ने बोला था कि द प्रेसिडेंट परफॉर्म्स एडजुडिकेटरी एंड डिक्लेरेटरी फंक्शंस हियर, इसको भी हाईलाइट किया। बट अल्टीमेटली ऑर्डर का मानना है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज द पावर कि वो क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पूरे मुद्दे में, बट ऐसा कुछ हमें हस्तक्षेप यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 103 की भी यहाँ पे बात की, जहाँ पे एक सिटिंग मेंबर अगर कन्विक्टेड है और डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसको डेट ऑफ कन्विक्शन से, जब से उसको कन्विक्शन हुआ है तब से उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे करार दिया जा सकेगा। तो यहाँ पे ये जो लिली थॉमस वाला है, लिली थॉमस वही 2013 वाला जो केस हुआ था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 3 महीने का जो समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है अपनी दलील रखने के लिए, वो नहीं दिया जाएगा, इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। देन उसके बाद पूरा वापस लिली थॉमस सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, किस तरीके से 3 महीने का यहाँ पर वो समय देता था, बट जिस तरीके से यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हुआ उसको भी ऑर्डर ने क्वेश्चन किया। आर्टिकल 103 की ऑर्डर ने बात की, 102 की बात की, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से ऑनरेबल प्रेसिडेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं हुआ उसको भी हाईलाइट किया गया। एंड लास्ट थिंग जो यहाँ पे एन इशू टू रिफ्लेक्ट ऑन, इसको लास्ट का थोड़ा सा पढ़ते हैं, उससे और हमारी क्लैरिटी आएगी कि ऑर्डर यहाँ पर क्या कंक्लूड करना चाहते हैं। दैट इज इन आवर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज ए पोटेंशियल रूलिंग पार्टी। ठीक है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव लड़ रही तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी अगर वो पावर में आ सकते हैं, अगर उन्होंने जनता की बात रखी है, जो अपने जो कह सकते हैं जो उन्होंने वादे किए थे उसके ऊपर अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अमल किया तो देन सो एवरी पॉलिटिकल लीडर इज एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ बीइंग हॉल्टेड फॉर डेफेमेशन एंड पुट आउट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, people of mature democracies must be able to enjoy humor without any fear. People must learn to laugh at themselves, otherwise we'll always be busy sending people to jail. That means अगर कोई लीडर्स के द्वारा, कोई पॉलिटिशियंस के द्वारा अगर कुछ स्टेटमेंट दिए गए, अगर वो गलत है तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बट अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस तरीके से दिए गए चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, या फिर एज ए सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे अगर बोले गए, बट उसको भी अगर आप ऑन ए सीरियस नोट अगर लेके जाओगे, उसका इस तरीके के एक्शन लोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज आपकी हो सकता है रूलिंग पार्टी आप सरकार में हो, बट इन फ्यूचर आप ना रहो, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मौका यहाँ पे जनता डेफिनेटली देगी। तब इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ होगी तो क्या सिचुएशन हो सकती है, उसको भी ऑर्डर ने इनडायरेक्टली, हालांकि ये चीज डायरेक्टली यहाँ पर ऑर्डर ने हाईलाइट नहीं की, बट ऑर्डर का यही मानना है कि जिस तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर की यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से कुछ चीजें, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, और उसके बाद जिस तरीके से पूरा ये केस यहाँ पर चला, तो उसको यहाँ पे ऑर्डर ने हाईलाइट किया। सो दिस वॉज आई थिंक अबाउट दिस होल एडिटोरियल, जहाँ पे ऑर्डर ने थोड़ा सा कह सकते हैं लीगल बैकग्राउंड पे और जो सेक्शंस हैं उसको हाईलाइट किया, और उसी के साथ साथ क्या पावर यहाँ पर हो जाती है, और शेल बी डिस्क्वालीफाइड जो वर्ड्स वहाँ पे लिखे हैं उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एडिटोरियल देख लेते हैं। द अपोजिशन नीड्स टू टेक अप द ग्रंटलेट। सो यहाँ पे ऑर्डर ने बात की है कि स्पेशली अपोजिशन पार्टीज, अभी अगर करंट की सिचुएशन देखें तो ऑर्डर ने फर्स्ट जो फेज है, फर्स्ट पैराग्राफ जो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का, उसमें यही बोला है कि बीजेपी एज ए पार्टी आज के समय में अगर आप देखें पिछले कुछ समय से जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं, और इवन छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव, वो बहुत बढ़ चढ़ के उसमें तैयारी करते हैं और उसको एज एन इवेंट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ने इसी चीज को हाईलाइट किया कि इवन जो 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस आने, जनरल इलेक्शंस आने, उसकी भी तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने चालू कर दी। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फोकस है, क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो वो एक अलग तरीके से काम करी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अलग तरीका है अपने काम करने का, बट अभी यहाँ पे पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे राहुल गांधी जी का एक डिस्क्वालिफिकेशन जिस तरीके से हुआ, पूरा ये जो इशू चल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी जी के बचाव में आ गई। रादर उनका फोकस होना चाहिए नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होने उस पर फोकस करना, बट वो यहाँ पे नहीं है। सेकेंड थिंग, जो सिचुएशन अभी है, ऐसे में यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार जो अडानी का जो मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है, ऐसा यहाँ पर ऑर्डर का मानना है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑर्डर ने यहाँ पे एक चीज बोली है कि सबसे पहली बात यहाँ पे ये होना चाहिए कि फोकस हैज टू बी ऑन इलेक्शंस, जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि अगले साल चुनाव है, बट इस तरीके से मुद्दों को अगर डेविएट किया जा रहा है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एज देगा यहाँ पे बीजेपी को देन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। देन
यहाँ पे ऑदर ने भी बोला कि अगर इस तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन हमारे देश में चल रही है, तो ऐसे में अगर ये सब चीजें अगर की जा रही है हमारे देश में, तो ऐसे में यहाँ पर जो डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप यहाँ पर ऑटोक्रेसी में हो जाती है, यहाँ पे एक तरीके से जो उन्होंने कह दिया वही यहाँ पे फाइनल डिसीजन होता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो, ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है अगर जो चुनाव लड़ना चाहता है। बट आज की सिचुएशन अकॉर्डिंग टू ऑथर जिस तरीके से चल रहा है, तो बीजेपी के लिए एक बहुत क्लियर कन्विंसिंग विन हो सकती है इन द अपकमिंग 2024 जनरल लोकसभा इलेक्शंस। तो ऐसे में यहाँ पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से काम करना चाहिए और इवन नॉट ओनली उनको साथ में आके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ऑर्डर ने सजेस्ट नहीं किया, बट ऑर्डर ने ये जरूर बोला कि अभी दिस इज हाई टाइम, क्योंकि एक साल का लगभग समय बचा है, तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को बढ़ चढ़ के यहाँ पे काम करना चाहिए। अदरवाइज ये जो राह होने वाली लगभग साल भर की, इसमें बीजेपी को ऑलरेडी एज है और शायद जिस तरीके से चल रहा है वो इजीली यहाँ पर चुनाव जीत सके। बट एंड में यहाँ पर ऑर्डर ने ये भी बोला कि जिस तरीके से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बार बार अगर जीत के आ रही है और इवन इस तरीके की सिचुएशन हो रही है और जिस तरीके से अगर वो कुछ अथॉरिटीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपने आप में गलत है। इसी वजह से दैट इज यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है, देयर नीड्स टू बी वेरी क्लियर प्लान्स रादर देन जनरल स्टेटमेंट टू डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन जो सीबीआई और ईडी की बात की गई, बार बार बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि इन इंस्टीट्यूशन से गलत इस्तेमाल किया जाता है। देन वैल्यूज, फ्रीडम्स एंड पीपल्स वेलफेयर। इज दिस होपिंग फॉर टू मच फ्रॉम द कांग्रेस, द गांधीज एंड द अपोजिशन पार्टीज? द आंसर मे बी yes. But hoping against hope is the only resort left for us helpless ordinary citizens of India. That means हमारे पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, लास्ट रिसोर्ट जो बचेगा उसी को फिर हमें वोट करना है। इसी वजह से यहाँ पे जो अपोजिशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है और नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शंस आने हैं उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। रादर अपोजिशन इज फोकसिंग मोर ऑन अडानी एंड बीजेपी इज फोकसिंग मोर ऑन राहुल गांधी। उन दोनों के बीच का टसल चल रहा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहा है और ऐसे में मोदी वर्सेज राहुल गांधी इसी चीज़ को प्रोजेक्ट यहाँ पे बीजेपी करना चाह रही है। रीजन भी अगर ये यहाँ पे होता है तो डेफिनेटली बीजेपी को उसका डेफिनेटली फायदा होगा, ऐसा ऑर्डर का यहाँ पर मानना भी है। देन द फर्स्ट ओपिनियन भी उसी से रिलेटेड है जो अभी अपन ने पढ़ा, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। द अपोजिशन इज रिड्यूस्ड टू डिफेंडिंग इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द बीजेपी। दैट मीन्स जो यहाँ पे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो अभी फोकस हो चुका है वो फोकस मेजरली इसी तक सीमित है कि कैसे करके राहुल गांधी जी को बचाया जाए और जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसको रोका जाए। रादर जो जिस तरीके से पिछले कुछ समय से राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, इवन अदर पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज जिस तरीके से अडानी के मुद्दे पे यहाँ पे जो बीजेपी को यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रही थी, वो मुद्दा कहीं ना कहीं साइडलाइन यहाँ पे होता जा रहा है। तो इसी चीज़ को ऑर्डर ने यहाँ पर बोला है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से पूरी अपोजिशन को एक बार यूनाइट करने की बात की गई, जो जेपीसी की बात बार बार की जा रही है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर बने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन को लुकआउट करे कि क्या सिचुएशन हुई, क्या एक्चुअल में अडानी जी को हेल्प यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी जी के द्वारा किया गया, उन सबको भी ऑर्डर ने यहां पर हाईलाइट किया है। देन इसी के साथ साथ जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, सीबीआई और ईडी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग जिस तरीके से किया जाता है और जिस तरीके से जो अभी इंसिडेंट हुआ जिसमें राहुल गांधी जी के साथ काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, बीआरएस हो गया, आम आदमी पार्टी, देन हमने समाजवादी पार्टी, बहुत सारी टीएमसी, हालांकि काफ़ी सारे मुद्दों में ये पॉलिटिकल पार्टी साथ में नहीं है, बट फिर भी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ उसमें डेफिनेटली ये पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर ने ये भी बताया कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से यहाँ पे सिचुएशन हो रही है और जिस तरीके से एजेंसीज का स्पेशली इस्तेमाल यहाँ पे अपोजिशन लीडर्स के लिए किया जा रहा है, यहाँ पे एक डेटा भी साइट किया गया कि 95% ऑफ द केसेस फाइल्ड बाय द एजेंसीज हैव बीन अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स। दैट मीन्स ये जानबूझ के टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो अडानी ग्रुप है उसकी बार बार यहाँ पे बात की जा रही है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, रोबस्ट अपोजिशन टू द बीजेपी स्टिल ए वर्क इन प्रोग्रेस। दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमारे देश में नहीं है और उसी के साथ साथ इट सूट्स द बीजेपी टू कीप द फोकस ऑन मिस्टर गांधी एंड नॉट ऑन मिस्टर अडानी। इट मीन्स ये बीजेपी का मुद्दा भी है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से अडानी पे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी यहाँ पर या अपोजिशन पार्टीज घेरने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में फोकस इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स राहुल गांधी टू अडानी। तो ये पूरा एक फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, उसका डेफिनेटली यहाँ पर बीजेपी को एज ए पॉलिटिकल पार्टी फायदा हो सकता है। देन नेक्स्ट ओपिनियन, in too deep, Sri Lanka's partners must help it navigate its difficult economic path. सो यहाँ पे ऑर्डर ने बात की है, रिसेंटली लास्ट वीक हमने देखा था कि आईएमएफ ने एक बेल आउट पैकेज दिया किसको, श्रीलंका को। लगभग $2.9 बिलियन का ये पैकेज यहाँ पर है और जिसको श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे जी, इन्होंने इसको वेलकम भी किया है। और पिछले कुछ समय से जो श्रीलंका की स्थिति यहाँ पर हो रही थी, तो ऐसे में यहाँ पर ये एक कहीं ना कहीं बूस्टर यहाँ पर साबित हो सकता है श्रीलंका की इकोनॉमी को रिवाइव करने में। बट यहाँ पे ऑर्डर ने ये भी बोला कि जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद करी, क्योंकि आईएमएफ को अगर एश्योरेंस जो उस देश के जो क्रेडिबल
क्रेडिबल पार्टनर से अगर वो दे देते तो पैसा लेना बहुत ईजी हो जाता। तो इंडिया, जापान एंड चाइना ये सबसे बड़े पार्टनर्स हैं यहाँ पर श्रीलंका के, और इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज जिन्होंने IMF को, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अश्योरेंस दिया कि आप यहाँ पे जो पैसा है, बेल आउट पैकेज जो है वो यहाँ पे श्रीलंका को दे दीजिए। तो जैसे ये पैकेज अब मिला तो अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो ड्यूज है या फॉरेन रिजर्व्स है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए श्रीलंका यहाँ पर कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे पूरा बता रखा है किस तरीके से यहाँ पे जापान, देन चाइना, इंडिया, ऑल दीज कंट्रीज आर देयर, और किस तरीके से इसका जो फर्स्ट ट्रांच है दैट मीन्स $330 बिलियन का जो वो है वो भी यहाँ पर मिल गया। सो अगर ये बेल आउट पैकेज मिलता है तो ऐसा नहीं होता एक ही बार में आपको सारा पैसा मिल जाता है, दैट मनी यू गॉट इन डिफरेंट हाफ्स, डिफरेंट ट्रांचेस। तो वो रिसीव होना भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, उसको भी यहाँ पर ऑर्डर ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि IMF आपको पैसा दे देगा और लेकिन उसके साथ साथ जो शर्तें यहाँ पर रखेगा वो बहुत मुश्किल होती है। यही सिचुएशन हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी सिचुएशन ऐसी है और श्रीलंका की भी सिचुएशन अभी ऐसी है। हालांकि इससे रिलेटेड एक एक्सप्लेन हम अच्छे से पढ़ेंगे कि बेसिकली यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, बट यहाँ पे द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि सिचुएशन जो है इन कंट्रीज की, स्पेशली श्रीलंका की, यहाँ पर ऑर्डर ने बात की, वो बहुत वीक है और ऐसे में यहाँ पर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पे ऑर्डर ने सजेस्ट किया है। अदरवाइज क्योंकि पिछले कुछ समय से, अगर हम पिछले 10 साल से की बात करें, लगभग 3 से 4 बार श्रीलंका ने ऑलरेडी यहाँ पर बेल आउट पैकेज यहाँ पर ले लिया है, तो श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में यहाँ पर श्रीलंका को जो उनके द्वारा पिछले कुछ समय में स्टेप्स लिए गए थे, जिस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूसेज किया गया था, टूरिज्म सेक्टर काफ़ी डिक्रीज हो गया था, और इवन जो डॉलर के प्राइजेस बढ़ गए थे, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स के जो इशूज होते हैं स्पेशली आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर, तो इसी वजह से ये सब इशूज यहाँ पर हुए। तो ऐसे में श्रीलंका को फिर से पाथ टू डेवलपमेंट पे आना चाहिए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज आई टोल्ड यू, हम एक्सप्लेन पढ़ेंगे। एक्सप्लेन में बेसिकली जो IMF की क्या सिचुएशन है, IMF किस तरीके से पैसा देता है उसको समझेंगे, IMF क्या होता है वो भी समझेंगे। सो व्हाट द टाइटल सेज, अंडरस्टैंडिंग IMF बेल आउट। सो सबसे पहले IMF के बारे में समझते हैं। IMF यहां पे बता रखा है, IMF was set up in 1945। IMF की फुल फॉर्म वी आर ऑलरेडी अवेयर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, 1945 में बना था आउट ऑफ द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ IMF बैक then was to bring about international economic coordination and to prevent competing currency devaluation by countries trying to promote their own export. Eventually the IMF evolved to be a lender of last resort to government of countries that have to deal with severe currency issues. That means IMF 1945 में जब स्टार्ट हुआ था तब उसका फोकस ये नहीं था डिवैल्यूएशन और ये सब था, बट एज द टाइम एट पास काफी सारे बेल आउट पैकेजेस IMF के द्वारा दिए गए, और अब यहाँ पे IMF का फोकस ये हो चुका है कि ऐसी कुछ इकोनॉमीज जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से उनकी इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब हो रखी है, तो उसको यहाँ पर वो फंड्स जो है प्रोवाइड करता है। बट अभी पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो श्रीलंका और पाकिस्तान ये दो ऐसे बड़े देश है जो पिछले कुछ समय से काफी कोशिशें कर रहे थे, किसके लिए, कि IMF से उनको एक बेल आउट पैकेज मिल जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया, काफ़ी सारे रीजंस यहाँ पर रहे हैं। पाकिस्तान में तो हालांकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, और श्रीलंका का जैसे भी हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके से पुरानी जो सरकार थी उन्होंने फोकस जो है अपना शिफ्ट किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, और उसके बाद जिस तरीके से थिंग्स हैव वेंट, टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, देन रशिया यूक्रेन वॉर, तो बहुत सारे उसका इंपैक्ट ये हुआ कि श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं रही। इसी वजह से दे आर आइंग फॉर दिस IMF बेल आउट। अब यहाँ पे IMF के द्वारा बेल आउट दिया जा सकता है और दे भी दिया गया, अभी हमने डिस्कस भी किया। बट और इवन पाकिस्तान की भी सिचुएशन देखें तो वो भी बार बार कोशिश कर रहा है कि उनको भी एक बेल आउट का पैकेज मिल जाए। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये कि पैकेज तो आपको दे दिया जाएगा, बट IMF अगर आपको पैसा देता है तो बहुत सारी शर्तें लगाता है। शर्तें किस तरीके से कि हो सकता है आपने बहुत सारी सब्सिडीज दे रखी हो, आप बहुत सारे फ्रीबीज बांट रहे हो आपके देश में, तो उन सबको आपको बंद करना पड़ेगा। इवन हमने पाकिस्तान के केस में देखा था कि जो ऑयल है उसके ऊपर एकदम से प्राइस बहुत शूट अप हो गया था, जो डॉलर्स की रेट थी फॉर पर पाकिस्तानी रुपी, तो वो एकदम से बहुत बढ़ गया था। तो ऐसे में यहाँ पर IMF आपको फंडिंग तो दे देगा, बट उसके लिए जो उसका इम्पैक्ट होगा, रिपरकशन होगा आपके लोगों के लिए, इन्फ्लेशन को देखते हुए वो अपने आप में बहुत बड़ा होगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, जो वहाँ की सेंट्रल बैंकिंग है, जैसे इस तरीके से हमारे देश में RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन द सेम वे US में फेडरल रिजर्व है, वैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका या ऑल दीज कंट्रीज जिसको पैसा चाहिए थ्रू IMF, उनको अपना बैंकिंग सिस्टम जो है वो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर हम हमारे देश की भी स्थिति देखें तो इवन आफ्टर कोविड एंड एवरीथिंग हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट है, बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से
इवन दो पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक हो गया, स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस हो गया, इन सब बैंक्स की दिवालिया होने की स्थिति आ गई। बट यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो अधिकतर पैसा जो जमा है वो हमारे इंडियन इंडिविजुअल्स का है। हमारे यहाँ पे फॉरेन का पैसा इतना नहीं होता। अगर आप एक डेटा देखेंगे तो उसमें भी ये बताया कि फॉरेन का जो पैसा, क्योंकि जैसे यहाँ पे किसी देश की स्थिति खराब होती है तो फॉरेनर्स जो होते हैं, जो बाहर वाले होते हैं, वो सबसे पहले पैसा विड्रॉ करते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्योंकि उनका पैसा बहुत चंक जो है बहुत कम है, और जनरली हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो अपनी जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है उसको जब बैंक में जमा कराते तो उसी वजह से हम वो पैसा एकदम से नहीं निकालते। बट यहाँ जनरली अभी सिलिकॉन वैली बैंक, न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक में सिचुएशन क्या हुई है, यहाँ सिचुएशन हुई है बैंक रन की। बैंक रन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे बहुत सारे लोग कहां चले जाते हैं, बैंक में चले जाते हैं पैसा मांगने के लिए, और अगर बैंक उनका पैसा, डिपॉजिटर्स का पैसा अगर नहीं दे पाती तो अल्टीमेटली वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पे लोगों के दिमाग में एक डर फैल जाता है कि हमने बैंक में पैसा जमा कराया था, अब तो ये रिपेमेंट ही नहीं कर पा रहे। तो यही चीज सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुई, यही चीज न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक के साथ हुई, और यही चीज 2 साल पहले हमने हमारे देश में भी देखा था। येस बैंक करके एक बैंक हुआ करता था जिसमें लोग जो है डिपॉजिटर्स काफी मात्रा में पैसा लेने पहुंच गए थे। तो उस समय हमारी देश की गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने सपोर्ट किया था और लोगों को भी आह्वान किया था कि येस बैंक में अच्छा खासा पैसा है। तो उस समय काफी फंड्स लोगों को वापस दिए भी गए थे ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहे। अदरवाइज होता क्या, अगर येस बैंक में इस तरह की सिचुएशन होती तो लोग दूसरे बैंक में भी भागते कि हो सकता है कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, वहां पे भी स्थिति खराब है। तो ऐसे में यहाँ पर सिचुएशन और खराब हो सकती थी। इसी वजह से यहाँ पे अब अगर इसकी बात करें तो आईएमएफ ने एक पैकेज तो दिया है, बट डेफिनेटली जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए हैं वो श्रीलंका को यहाँ पर मानने पड़ेंगे। और इवन नॉट ओनली श्रीलंका बट पाकिस्तान की भी सिचुएशन यहाँ पर यही हो रखी है। बट हाँ, एक डेफिनेटली अपनी इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से निकालने के लिए ये पैकेज, जो भी देश को यहाँ पर एक बेल आउट पैकेज मिलेगा उसको बहुत फायदा यहाँ पर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अगेन खालिस्तानी सपोर्टर, ऑलरेडी हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से किया है। खालिस्तान सपोर्टर्स ट्राई टू इंसाइट वायलेंस आउटसाइड इंडियन एम्बेसी इन यूएस। अब जैसा कि अमृतपाल सिंह वाला कंट्रोवर्सी हमारे देश में हुआ तो हमने इसका ऑलरेडी जानकारी दे दी थी कि अगर हमारे देश में छोटा सा भी ऐसा कुछ होता है और इसके लिए ऑलरेडी फॉरेन फंडिंग, और हमने काफी बार डिस्कस किया कि क्या रीजन रहता है ये सब कराया जाता है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन देशों को ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया कि अगर हमारे देश में ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इसका डेफिनेटली एक इंपैक्ट हो सकता है। जो कुछ खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स आपके देश में आए और प्रोटेस्ट करें। वैसे हमने लंदन में देखा था और यूएस में भी देखा था। अब फिर से क्या हुआ है कि यूएस की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहां पे यही सिचुएशन हुई है कि कुछ लोग यहाँ पे पहुंच गए खालिस्तानी सपोर्टर और वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे। इसी वजह से यहाँ पे एज यू कैन सी जो हमारे एम्बेसडर है टू यूएस, दैट इज तरनजीत सिंह संधू, उनके बारे में बताया, जो भी एक सिख कम्युनिटी से आते हैं, दैट एम्बेसडर तरनजीत, शेम ऑन यू फॉर बीइंग द फेस ऑफ इंडियन टेरर डिप्लोमेसी। सो यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पर जो है प्लकार्ड्स, इस तरीके के यहाँ पे स्लोगन्स यहाँ पे रेज किए जा रहे हैं बाय दीज खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स। हालांकि इन नंबर्स ये बहुत कम लोग हैं अगर देखा जाए, बट फिर भी ये समय समय पे क्योंकि इनको पैसा जो मिलता है या उनकी जो आइडियोलॉजी है, वी डोंट नो क्या आइडियोलॉजी, बट उसको सपोर्ट करते हुए ये कहीं ना कहीं बार बार इसके ऊपर बात यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया था टू यूके ऑफिशियल्स, इवन यूएस ऑफिशियल्स एज वेल, कि आप प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पर रखिए ताकि हम अच्छे से वहाँ पे अगर इस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं ध्यान रख सके। तो यही चीज हमने कनाडा में भी बोल दी है, ऑस्ट्रेलिया में बोल दी है, और यूएस यूके में तो इंसिडेंट हमने देख भी लिया। सो दिस वाज अबाउट दिस अमृतपाल सिंह वाली कंट्रोवर्सी, जिसको लगभग एक हफ्ते से हमारे देश की पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, बट समय समय पे कुछ वीडियो फुटेजेस हम देख रहे हैं, कुछ फोटोज देख रहे हैं जहाँ पे वो भाग रहा है। और अल्टीमेटली अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ के अलग अलग कानूनों के तहत, एनएसए एक्ट हो गया, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे एलिगेशन, जिस तरीके से वो आर्म्स को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा था, ड्रग ट्रैफिकिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, तो ऐसे में उसको जल्द से जल्द पकड़ना हमारे देश की गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी हो रहा है। देन trains to ply on world's highest rail bridge in 2024 said by our minister. So union railway minister जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी, as you can see in the photograph itself at the center, उन्होंने क्या किया है, जो जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज यहाँ पर बनना है राइजी डिस्ट्रिक्ट में, उसको वहाँ पर उन्होंने विजिट किया है। as you can see ये एक अपने आप में जो हमारा एक
कह सकते हैं कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करने के लिए और बाकी सारे देश से कनेक्ट करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज भी यहाँ पर बताया जा रहा है। इसको बनाने में लगभग हमने देखा काफ़ी देरी भी हुई है, क्योंकि जिस हाइट पे बनाया जा रहा है, जिस ऑल्टीट्यूड पे बनाया जा रहा है, जब जब तेज़ हवाएं चलती है तो काम रोकना पड़ता है, इसी वजह से इसका जो काम है उसको स्लो किया गया। बट अब फाइनली यहाँ पर यूनियन रेलवे मिनिस्टर जी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई कि लगभग फर्स्ट हाफ जो है, अगर हम बोले 2024 का, अगले साल इस समय तक डेफिनेटली ये जो ब्रिज है ये दैट विल स्टार्ट ऑपरेशनल और इसकी शुरुआत की जा सकेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया कि राहुल कॉल्स हिमसेल्फ डिस्क्वालिफाइड एमपी इन हिज ट्विटर बायो। सो ट्विटर में का जो बायो है उसमें राहुल गांधी जी ने अपने आप को एक अयोग्य सांसद घोषित कर दिया, दैट इज अ डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसी वजह से कल वो काफ़ी ट्रेंडिंग भी था और काफ़ी सोशल मीडिया पे बार बार आ भी रहा था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट सब में आ रहा था कि राहुल गांधी जी ने अपने आप को डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर करार दे दिया गया। देन नेक्स्ट इज AUKUS focus is on submarine tech. There is no room for a fourth nation. So यहाँ पे AUKUS की बात की गई। AUKUS की अगर बात करते हैं, AUKUS में there are 3 countries are part of AUKUS. AU says Australia is there, then UK and US. These 3 countries are part of AUKUS. ये बेसिकली क्यों किया गया था? क्योंकि जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ रहा था, तो ऐसे में यहाँ पर हुआ क्या है कि UK एंड US जिसके पास ऑलरेडी जिस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन्स है, तो वो उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को देगा ताकि ये काउंटर कर सके किसको, यहाँ पे चाइना को। तो ऐसे में यहाँ पर बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या भारत को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकेगा, और इंडिया वाज आइंग फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वाड की अगर मैं बात करता हूँ, क्वाड में ऑलरेडी यूएसए इज ऑलरेडी देयर, ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी देयर, जापान इज देयर, इंडिया इज देयर। तो इंडिया वाज आइंग कि ऑकस में इंडिया को भी रखा जाए, बट ऑकस में इंडिया को नहीं रखा गया। और अब यहाँ पे ये क्लियर स्टेटमेंट भी आ गया दैट it is on submarine tech and there is no room for a fourth nation. That means ये 3 लोगों का ही ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, 3 देशों का ही एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जिसका नाम ऑकस है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस आर पार्ट, और किसी भी चौथे देश, क्योंकि जापान वाज आल्सो आइंग कि जापान को भी इंक्लूड किया जाए, कुछ और देश भी कोशिश कर रहे थे कि इसमें इंक्लूड किया जाए, बट यहाँ पे नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस न्यूज को हालांकि हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया था थोड़ा सा। हुआ क्या है, इसरो पुट्स 36 OneWeb सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। OneWeb की अगर बात की जाए, यूके बेस्ड कंपनी है और एक कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पे 2 कंपनीज के बीच में। फर्स्ट इज NSIL, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और जो नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड है यूके की, जिसको OneWeb ग्रुप कंपनी बोला जाता है, उसके बीच में इस तरीके से कोलैबोरेशन हुआ। और श्रीहरिकोटा से जो 36 सैटेलाइट्स है उनका एक चंक यहाँ से लॉन्च किया गया। इसके पहले भी हमने देखा था, ये ओवरऑल जो कोलैबोरेशन था 72 सैटेलाइट्स के लिए था, उसमें 36 सैटेलाइट्स ऑलरेडी पहले यहाँ पर लॉन्च कर दी गई थी, और अब यहाँ पे जो रिमेनिंग 36 सैटेलाइट्स है उसको भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, और इस दिस क्लियरली शोज कि किस तरीके से इंडिया अपना डिफेंस में, स्पेस में, हर सेक्टर में अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और उसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमने क्या किया है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर लॉन्च किया है, और इसको काफ़ी सारे यूनियन मिनिस्टर्स ट्विटर पे अगर आप देखेंगे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एस जयशंकर जी काफ़ी ने इसको अपलोड भी किया है कि ये बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पे लिया गया, और किस तरीके से 36 सैटेलाइट्स को फिर से यहाँ पे लॉन्च किया गया। चलिए, on the world section, there's certain similar news, so that's why I have not highlighted any news from an examination point of view. चलिए, so herein I conclude with today's session. I hope the session was insightful. That's all from my side.